हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों क्लास 10th की जो हमारी सीरीज़ चल रही है दोस्तों उसका अध्याय 9 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 10th की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका अध्याय 9 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, राजस्थानी भाषा और साहित्य ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम वही टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है और डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, राजस्थानी भाषा भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाए दोस्तों तो वीडियो को आप पूरा देखना। ठीक है, अगर 30 की जगह 35 मिनट का हो जाए तो भी आपको पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी डिटेल क्लियर करूँगा और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। राजस्थानी भाषा और बोलियाँ से रिलेटेड क्या दिया गया है। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में वर्णित 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। ठीक है, तो उद्योतन सूरी के द्वारा दोस्तों कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की गई थी 913 ईस्वी के आसपास। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन था, जिसमें एक आपकी मरु भाषा भी शामिल थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा 1912 में किया गया। ठीक है, किस में किया गया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ। ठीक है, राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोले जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11 से 12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है। यानी राजस्थानी का उद्भव कब हुआ दोस्तों? 11 से 12वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा का विकास कब से होने लगा? तो 16वीं सदी से होने लगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है। समस्त भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं दोस्तों, उनकी जननी जो है वो संस्कृति रही है। ये आपको ध्यान रखना है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। यानी वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई। लौकिक संस्कृत में जब दुर्लभता आने लगी तो उसका स्थान पाली ने ले लिया। तो लौकिक संस्कृत का स्थान किसने ले लिया? पाली ने ले लिया। और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। ठीक है, यानी कि वैदिक संस्कृत का स्थान किसने लिया? लौकिक संस्कृत ने लिया। लौकिक संस्कृत का पाली ने ले लिया, पाली का प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। यानी एक तो आपका शोरसेनी हो जाएगा, दूसरा नागर हो जाएगा और एक आपका तीसरा मरु गुजरी अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मरु गुजरी अपभ्रंश इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन सब में मरु गुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है। यानी सबसे उचित कौन सा है? मरु गुजरी अपभ्रंश है, क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी तथा गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो मरु गुजरी से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, मरु भाषा का, और गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणीय विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। ठीक है, राजस्थानी और गुजराती में बहुत सारी समानताएं हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी है।
डॉक्टर ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेसन के द्वारा बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन में आपको 6 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, तो वहाँ पर 4 मत लगा देना, 5 आंसर होगा इसका, ठीक है। किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक तो आपकी पश्चिमी राजस्थानी जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी आ जाएगी, ठीक है। एक आपकी हो जाएगी पूर्वी राजस्थानी जिसमें आपकी ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी आ जाएगी, जो कि मेवाती की उपबोलियाँ हैं, ठीक है। राठी किसकी उपबोली, मेवाती की उपबोली है, ये अभी हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, राठी आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मारवाड़ी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कौन सी देख रहे हैं, मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा और इस क्षेत्र की बोली मारवाड़ी का नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सर्जन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है, ठीक है। इसे राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है मारवाड़ी को, ठीक है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंधित रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, थली और गोडवाड़ी बोलियाँ इसकी उपबोलियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थली किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है। और गोडवाड़ी किसकी उपबोली है, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोडवाड़ी आपकी कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों, तो ये आपकी सिरोही और जालौर में बोली जाती है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा, आपकी बोलियों से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो थली और गोडवाड़ी किससे संबंधित हो जाएगी, ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं, ठीक है। मेवाड़ी देखिए, राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ, यानी सबसे पहले मारवाड़ी में हुआ, फिर मेवाड़ में साहित्य लेखन हुआ। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जाता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वती मेवाड़ी तथा मैदानी में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। यानी पर्वत में बोलेंगे तो पर्वतीय मेवाड़ी हो जाएगी, मैदान में बोलेंगे तो मैदानी मेवाड़ी हो जाएगी। अब ढूंढाड़ी हम देख लेते हैं, ठीक है। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 6 शब्द का प्रयोग। ढूंढाड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, 6 शब्द का प्रयोग है। आयो ना आयो समझ में, आगे ना समझ में, तो 6 शब्द को प्रयोग ढूंढाड़ी बोली में करो जाओ जो भाई साहब, ठीक है ना, यो याद रखाने हो जाए। तो 6 हम बोलते हैं, 6 हमारा आता है लास्ट में, ठीक है। तो 6 शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों वो किस में किया जाता है, ढूंढाड़ी में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल आदि इसकी उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों तोरावाटी ये किसकी उपबोली है, और एक आपकी राजावाटी हो जाएगी और एक आपकी नागरचोल हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी उपबोलियाँ हैं दोस्तों, ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। एक आपकी चौरासी हो जाएगी, ये भी किसकी उपबोलियाँ हैं, ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और 6 शब्द आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भाई साहब हाड़ौती में भी 6 शब्द को प्रयोग करो जाओ छे, जो भी ध्यान रखना है, ठीक है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेवाती हम देख लेते हैं। मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा गया है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। आगे वागड़ी देख लेते हैं। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी का नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुजराती भाषा का प्रभाव किस बोली पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, वागड़ी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वागड़ी को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा भीली बोली भी कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या कहा गया है, भीली बोली भी इसे कहा गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम मालवी देख लेते हैं दोस्तों। मालवी में क्या कहा गया है, प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से
बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थान की भी बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़, ये जिला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। यानी मालवी बोली का जो क्षेत्र है, अगर स्पेशली एक जिला सेलेक्ट करना हो तो कौन सा सेलेक्ट करोगे आप? प्रतापगढ़। ठीक है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रांगड़ी और निम्बाड़ी इस बोली की उपबोलियाँ हैं। तो दोस्तों रांगड़ी जो है और निम्बाड़ी जो है, रांगड़ी और निम्बाड़ी ये किसकी उपबोलियाँ हो जाएगी? ये मालवी की उपबोलियाँ हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रांगड़ी जो है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। रांगड़ी से रिलेटेड क्या पूछा जाता है दोस्तों? रांगड़ी किसका मिश्रण है, किन बोलियों का मिश्रण है? तो आपको कैसे याद रखना है दोस्तों? रा मामा। क्या याद रखना है आपको? रा मामा। माँ से आपकी मारवाड़ी हो जाएगी और माँ से आपकी मालवी हो जाएगी। तो ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रांगड़ी ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और निमाड़ी जो है, इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी किसे कहा जाता है? निमाड़ी को कहा जाता है। ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। शेखावटी, राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाया है। इसी क्षेत्र की बोली को शेखावटी कहा गया है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भीली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए हैं। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख है। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख रही है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये जातियाँ निवास करती है, उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं द्वारा होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है। जैसे कि मारवाड़ी जो है दोस्तों, मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? तो मारवाड़ी की उपबोलियाँ हो जाएगी आपकी, मैं एक साथ यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मेवाड़ी जो है दोस्तों, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है। आपकी शेखावटी जो है, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है। अभी हमने पढ़ी थली, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा हमने पढ़ी अभी गोडवाड़ी, जो कि सिरोही जालोर में बोली जाती है। ये भी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों खेराड़ी किसकी उपबोली है? तो खेराड़ी जो है आपकी दोस्तों, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। खेराड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली है, जो कि शाहपुरा क्षेत्र भीलवाड़ा में बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और बूंदी के कुछ क्षेत्र में भी बोली जाती है। ठीक है। शाहपुरा क्षेत्र भीलवाड़ा में बोली जाती है खेराड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक आपकी आती है दोस्तों देवड़ावाटी। देवड़ावाटी जो है, ये सिरोही साइड में बोली जाती है। ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बोली जाती है ये देवड़ावाटी? सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ढूंढाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है। तो ढूंढाड़ी की भी हम देख लेते हैं एक साथ। ढूंढाड़ी की आपकी उपबोली कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो यहाँ पर आपकी एक तो तोरावाटी हो जाएगी। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस करी थी। इसके बाद आपकी काठेड़ी हो जाएगी। काठेड़ी जो है दोस्तों, ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ध्यान रखना है। राजावाटी हो जाएगी। ठीक है। एक आपकी चौरासी हो जाएगी दोस्तों। और हाड़ौती जो है दोस्तों, ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ढूंढाड़ी में 6 शब्द का प्रयोग होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। और हाड़ौती में भी होता है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि नागरचोल जो है दोस्तों, ये नागरचोल, ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। और ये कहाँ पर बोली जाती है? ये टोंक साइड में बोली जाती है। नागरचोल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये टोंक साइड में बोली जाती है। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मेवाती। तो मेवाती की उपबोलियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? मेवाती की उपबोलियाँ आपकी कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो आपकी राठी हो जाएगी दोस्तों, एक आपकी कठेर हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, राठी कठेर हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, एक महेता उपबोली जो है, ये भी आपकी मेवाती की उपबोली हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर वागड़ी मैंने आपको बताई दी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में हो जाएगी, जिसे भीली बोली भी कहा गया है। मालवी हमने डिस्कस कर ही ली। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, धावड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो धावड़ी आपकी कहाँ की हो जाएगी? ये आपकी उदयपुर की हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, ढाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो ढाटी आपकी बाड़मेर की हो जाएगी। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए जगरोती बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो जगरोती आपकी कहाँ की हो जाएगी? करौली की हो जाएगी। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों, वो हमने डिस्कस कर ली है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से बैठ जाएंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं दोस्तों राजस्थान साहित्य। राजस्थान साहित्य में क्या देखना है, राजस्थान साहित्य का इतिहास व परंपरा। राजस्थान साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेख, अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जा सकता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, यानी पहले जो साहित्य मिलता था दोस्तों वो शिलालेख, अभिलेखों, सिक्कों और मुहरों पर मिलता था। ठीक है, राजस्थान साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य में श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर काल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, काल परक, पर्वती परक और कालक्रम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है आपका प्राचीन काल। प्राचीन काल को दोस्तों वीर गाथा काल कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल को वीर गाथा काल कहा जाता है और इसका कार्यकाल कितना है, 1050 से 1450, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1050 से 1450 वीर गाथा काल हो जाएगा और इसे प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में आपको दो काल याद रखने हैं, एक तो आपका हो जाएगा पूर्व मध्यकाल और एक आपका हो जाएगा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को दोस्तों भक्ति काल कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, भक्ति काल, और ये 1450 से लेकर 1650 हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर मध्यकाल श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल हो जाएगा, जो 1650 से 1850 ईस्वी का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ईस्वी पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना है। आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 ईस्वी से अद्यतन, तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1850 के बाद का जो हो जाएगा वो आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1050 से लेके आपका 1450 जो है ये तो वीर गाथा काल हो जाएगा। 1450 से लेके आपका 1650 जो है ये भक्ति काल हो जाएगा। 1650 से लेके 1850 जो है दोस्तों यह आपका उत्तर मध्यकाल यानी श्रृंगार रीति काल हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम दोस्तों प्राचीन काल के बारे में। प्राचीन काल को वीर गाथा काल कहा गया है। 1050 से 1450 ईस्वी। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से हो रहे थे। इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया है। ठीक है, इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है श्रीधर व्यास की कौन सी रचना दोस्तों, रणमल छंद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रणमल जो था दोस्तों वो इडर का राजा था। ठीक है, और श्रीधर व्यास के द्वारा रणमल छंद लिखी गई है। तो ये किस काल से संबंधित है, ये वीर गाथा काल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाएगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए किस काल से संबंधित है तो प्राचीन काल वीर गाथा काल से संबंधित है। अगर आपसे ईस्वी पूछ ली जाए तो 1050 से 1450 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल हो जाएगा दोस्तों, 1450 से 1650 ईस्वी। ठीक है, राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा तथा इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा, यानी लोग बाग भक्ति करने लगे। ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई और तथा अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल का नाम दिया गया है। यानी कि यहाँ पर संत और भक्तों की रचनाएं अधिक है, इसलिए इसे भक्ति काल कहा गया है। कौन कौन सी रचनाएं हैं वो भी हम देखेंगे अभी इसमें। ठीक है, इसी काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पेट बनाई है और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में राम स्नेही संप्रदाय, दादूपंथ, नाथपंथ, अलकिया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है, आदि प्रमुख है। संप्रदाय के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम संप्रदाय के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ठीक है, ये भक्ति काल के बारे में कहा गया है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। इनके साथ सगुण भक्त कवियों ने भी
अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, ठीक है, मीराबाई के पद है यहाँ पर। इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी है, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं दोस्तों। पृथ्वीराज राठौड़ जो था दोस्तों, इसको गागरोन का किला अकबर के द्वारा दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गागरोन का किला दिया गया था पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के द्वारा, और इसने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना यहाँ पर ही करी थी, ठीक है। ये अपने ग्रंथों की रचना यहाँ पर ही किया करते थे। इसके अलावा माधोदास ददवाड़िया की पुस्तक कौन सी है दोस्तों? राम रासो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माधोदास ददवाड़िया की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? राम रासो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। यह भी आरपीएससी के द्वारा पूछी गई थी, राम रासो माधोदास की है। ईसरदास की हरिरस, तो ईसरदास की कौन सी हो जाएगी दोस्तों? हरिरस और देवियाण हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, देवियाण भी और हरिरस भी किसकी है? ईसरदास की है। सायाजी झूला की नाग दमन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं, आप नाम से भी देख सकते हो दोस्तों। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेली कृष्ण रुक्मणी, भक्ति से संबंधित है। माधोदास की राम रासो, राम आ गया यानी भक्ति से संबंधित है। ईसरदास की हरि आ गया यानी भक्ति से संबंधित है, ठीक है। और देवी आ गया, देवी देवता यानी भक्ति से संबंधित है। सायाजी झूला की नाग दमन जो है ये भी आपकी भक्ति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सायाजी झूला की कौन सी हो जाएगी? नाग दमन हो जाएगी। आगे हम देखते हैं दोस्तों उत्तर मध्यकाल, जिसे श्रृंगार रीति एवं नीतिपरक काल कहा गया है। 1650 से लेकर 1850 ईस्वी। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मच्छाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रघुनाथ रूपक किसके द्वारा लिखा गया है? यह आपका कवि मच्छाराम के द्वारा या कवि मग्गाराम के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। संबोधन परक नीति कारकों में राजियारा सोहटा, चक्रियारा सोहटा, भेरियारा सोहटा, मोतियारा सोहटा आदि रचनाएं प्रमुख है, ठीक है। आधुनिक काल देख लेते हैं दोस्तों। विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 से अद्यतन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम सन 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का संकनाद मारवाड़ के कविराजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने किया। दोस्तों बांकीदास का संबंध किससे है? जोधपुर से है, ये आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ से संबंधित है ये, ठीक है। ये मान सिंह के दरबारी कवि थे, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्य सामग्री का सर्जन हो रहा है और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण है। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों गद्य और पद्य की विशिष्ट शैलियाँ कौन कौन सी है, तो इनको हम जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में एक पेज हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 100% सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से गद्य पद्य ख्यात है दोस्तों? देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है, यह इतिहास ख्यात कहलाता है। यानी कि सम्मान, सफलताओं, विशेष कार्यों को इतिहास के रूप में लिखवा दिया तो ये ख्यात कहलाता है। जैसे दयालदास ख्यात बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है इसमें। मोनोड नैन्सी द्वारा मोनोड नैन्सी ख्यात इस परंपरा की विशिष्ट रचना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों वचनिका। संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्यपद्य रचना है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गार्डन कृत अचलदास खिचीरी वचनिका, तो ये आपको ध्यान रखनी दोस्तों। अचलदास खिचीरी वचनिका जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई है? शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। इसमें गागरोन का इतिहास वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है। गागरोन का इतिहास वर्णित है, यानी खिची राजवंश का इतिहास इसमें वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खिड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत री वचनिका प्रमुख है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खिड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत री वचनिका प्रमुख है। दवावेद देख लेते हैं दोस्तों। दवावेद में क्या लिखा गया है? दवावेद कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप के ही तरह है, यानी ये वचनिका की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या? वचनिका राजस्थान में लिखी होती है, ठीक है, किंतु दवावेद उर्दू
और फारसी के शब्दों से युक्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे वचनिका और दवावेद में अंतर पूछ लिया जाए तो उर्दू और फारसी का फ़र्क है, इतना फ़र्क है, ये राजस्थानी में, ये उर्दू फारसी में है, ठीक है। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध आखेट, नक्सिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अकमाल देवडारी दवावेद, महाराणा जवान सिंगरी दवावेद, राजा जयसिंगरी दवावेद आदि प्रमुख दवावेद ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वात हम देख लेते हैं दोस्तों। वात कहानी को कहा जाता है, कहानी की तरह वात कहने सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुकारा, बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है, देता रहता है। इन वातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्य में, पद्य में तथा गद्य पद्य में तीनों रूप में वातें मिलती है। राव अमर सिंह जी रिवात, खिचियारी वात, फाबूजी रिवात, कानड़देव रिवात, अचलदास खिची वात आदि प्रमुख वात हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जमाल क्या है। जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंगरी जमाल प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पूरा दोहा पढ़ा जाता है, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है, ठीक है। झूलना क्या है दोस्तों, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़रा झूलना, राजा गजसिंगरा झूलना, राव सुल्तान देवड़ेरा झूलना आदि प्रमुख झूलना रचनाएं हैं। पर्ची हम देख लेते हैं दोस्तों। पर्ची इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा गया है। तो पर्ची में दोस्तों संत महात्माओं का जीवन परिचय मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। संत नामदेवरी पर्ची, कबीरी पर्ची, संत रैदासरी पर्ची, संत पीपारी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं, ठीक है। प्रकाश हम देख लेते हैं दोस्तों। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया है। किशोरदास का राजप्रकाश, तो राजप्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, किशोरदास के द्वारा लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। राजप्रकाश किशोरदास। आसिया मानसिंह हो जाएगी दोस्तों महायश प्रकाश, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आसिया मानसिंह महायश प्रकाश हो जाएगी। कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ है। तो दोस्तों कर्णिदान के द्वारा जो लिखा गया है सूरज प्रकाश, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कर्णिदान के द्वारा सूरज प्रकाश लिखा गया है, किशोरदास के द्वारा राजप्रकाश लिखा गया है और आसिया मानसिंह के द्वारा महायश प्रकाश लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों मरसिया। मरसिया से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरसिया काव्यों की रचना की गई। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है, ठीक है। राणे जगपतरा मरसिया मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, राणे जगपतरा मरसिया किस राजा के मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था, तो ये महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे दोस्तों रासो, ठीक है। रासो में क्या कहा गया है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। यानी कीर्ति का, विजय का, युद्ध का, वीरता का आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। नरपति नाला का बिसलदेव रासो है, गिरधर आशिया का सगत रासो है, दलपत विजय का खुमान रासो है, कुंभकर्ण का रतन रासो हो जाएगा दोस्तों, और जोधराज का हमीर रासो, और सारंगधर का भी एक हमीर रासो है। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। पृथ्वीराज रासो भी इंपॉर्टेंट है, बिसलदेव रासो नरपति नाला के द्वारा लिखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सगत रासो आपका गिरधर आशिया के द्वारा लिखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और खुमान रासो भी पूछा जाता है, दलपत विजय, रतन रासो कुंभकर्ण, हमीर रासो जोधराज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बिसलदेव रासो जो है दोस्तों ये श्रृंगार रस प्रदान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये श्रृंगार रस प्रदान है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे बिसलदेव रासो पूछी जाए और आपसे पूछा जाए इसमें वीरता का वर्णन है या श्रृंगार का वर्णन है, तो पहले आप श्रृंगार आंसर करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर श्रृंगार ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप वीर आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे रूपक। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गजगुण रूपक, रूपक गोगा देजी रो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य हैं, ठीक है। विगत हम देख लेते हैं दोस्तों। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मोनोट नैन्सी की मारवाड़ा परगनारी विगत में प्रत्येक परगने की आबादी
रेक, भूमि किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये किस में प्राप्त होती है? ये विगत में प्राप्त होती है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, रेक, भूमि किस्म, फसलों, सिंचाई की जानकारी किस में प्राप्त होती है? तो ये विगत में प्राप्त होती है, ठीक है। इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखिए वेली ग्रंथ वेलियो छंद में लिखे हुए हैं। इसमें विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जैतावत्री वेली, रतनसी खीवावत्री वेली तथा राव रतनरी वेली प्रमुख वेली है। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी हो जाएगी, ठीक है। साखी देखते हैं हम। साखी साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सोहटा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध है, ठीक है। सिलोका क्या होता है दोस्तों? सिलोका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह रा सिलोका, अजमालजी रो सिलोको, राठौड़ कुशल सिंह रो सिलोको, भाटी कहरी सिंह रो सिलोको आदि प्रमुख सिलोके हैं, ठीक है। तो ये साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सिलोके, ठीक है। सिलोके साधारण लोगों द्वारा लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों आधुनिक राजस्थानी साहित्य। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक पेज और आपका बचा हुआ है। ये एक पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मारवाड़ के कविराज बांकीदास, ठीक है। बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कविया, शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो दोस्तों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या कहा गया है? जो छपनिया अकाल हुआ पड़ा था दोस्तों, छपनिया अकाल आपका कब पड़ा था? यह आपका 1899 ईस्वी में पड़ा था, ठीक है। अगर विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो 1956 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो उमरदान की कविताओं में इसका वर्णन मिलता है, यह आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अकाल का वर्णन किस में मिलता है? उमरदान की कविताओं में मिलता है। छपनिया अकाल का वर्णन किस में मिलता है? उमरदान की कविताओं में मिलता है, ठीक है। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया गया। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। अब इसमें नाम से पता लग रहा है आपको द्रौपदी विनय यानी नारी चेतना से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये रामनाथ कविया द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया। इनमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद के अपने मोहभंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। यानी अपने मोहभंग को भी इन्होंने कविताओं में प्रकट किया। किसने? गणेशी लाल व्यास ने, ये आपको ध्यान रखना है। रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम करती है, ठीक है। तो सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने का काम किसकी कविताएं करती है या किसकी रचनाएं करती है? तो वो रेवतदान चारण की रचनाएं करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेवतदान चारण, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे हम देखते हैं, राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। यानी सेनानी किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। सेनानी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, किसके द्वारा लिखी गई है? मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो राधा किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राधा किसकी कृति है? सत्यप्रकाश जोशी की कृति है। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1960 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, जहाँ आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके गीत धरती धोरारी को तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है,
की रचनाएं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे, ऐसी क्षमता रखती है। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया की जो किताबें हैं, जो रचनाएं, वो ऐसी क्षमता रखती है कि गहरी नींद में सोए हुए आत्मा को भी जगा दे। मिंजर और लिल्टास सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह है। तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई है? धरती धोरारी हो जाएगी, मिंजर हो जाएगी और लिल्टास हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और भी है दोस्तों, तो वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहल दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलम्भोम, जानकारी, ओल्मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीट, चामल, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी और इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यही वो समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, यानी पारस अरोड़ा की कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जुड़ाव हो जाएगी। पारस अरोड़ा की कौन सी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर जुड़ाव हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पारस अरोड़ा की जुड़ाव है। ठीक है, गोवर्धन सिंह की यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? गांव हो जाएगी। तेज सिंह जोधा की यहाँ पर दोस्तों कठई की वेगोहे हो जाएगी। मणि मधुकर की सोजती गेट, पगफेर हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर सोजती गेट हो जाएगी और पगफेर हो जाएगी। ये किसकी है? ये मणि मधुकर की है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हरीश बादानी की दोस्तों कौन कौन सी है? बोले सरनाटो, एग्जाम में पूछी जाती है। बाथा में बुग्गोल, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, पगफेरो, सोजती गेट, ये तो आपकी मणि मधुकर की हो जाएगी। बोले सरनाटो, बाता में बुग्गोल आपकी हरीश बादानी की हो जाएगी। ठीक है, चंद्रप्रकाश देवल की कौन कौन सी है? पागी, कावड़ और मारग। तो पागी, कावड़, मारग चंद्रप्रकाश देवल की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अर्जुन देव चारण की कौन सी हो जाएगी दोस्तों? रिंद्रोही हो जाएगी। मालचंद तिवारी की कौन सी हो जाएगी दोस्तों? की उतरियो है आबो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। तो प्रथम आधुनिक गद्यकार राजस्थानी भाषा का किसे कहा गया है? तो ये शिवचंद्र भरतिया को कहा गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियाँ लिखी। मांझल रात, ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। अमोलक वाता, मूमल भी दोस्तों, मूमल किसके द्वारा लिखी गई है? मूमल आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवा बात, ये आदि किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखी गई है। केरे चकवा बात, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, मूमल, अमोलक वाता। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों, विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी जो है ये विजयदान देथा की है, जो कि 14 खंडों में विभक्त है। ये पिछली बार सेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। 14 खंडों में विभक्त है, ध्यान रखना है। ठीक है, श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया है कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह है, जैसे कि दुविधा, उलझन, अलेकू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल। ये किसकी है दोस्तों? ये सभी की सभी जो है ये आपकी विजयदान देथा की है। दुविधा आपको याद होगी, उलझन है, अलेकू हिटलर है, सपन प्रिया है, अंतराल है। ठीक है, कोई सी भी पूछी जा सकती है। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहेली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहेली नामक फिल्म जो है ये कौन सी कहानी पर बनी है? तो ये दुविधा नामक कहानी पर बनी है, जो कि विजयदान देथा ने लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विजयदान देथा की कृति है ये। इसके अलावा इनकी कृति चौधरा, इनकी चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, पहेली नामक जो फिल्म बनाई थी ये किसने बनाई थी? तो ये आपकी अमोल पालेकर ने बनाई थी। ये आपको ध्यान रखना है, अमोल पालेकर जो था उसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियाँ उनके संग्रहों जमारो, संबंध अर्थार में संग्रहित है और उनके कुछ उपन्यास है, हूँ गोरी किण प्यूरी, जोग संजोग, चांदना सेठानी। तो ये किसकी है दोस्तों? ये यादवेंद्र शर्मा की। ये आपको ध्यान रखनी है। हूँ गोरी किण प्यूरी, जोग संजोग हो जाएगी, चांदना सेठानी हो जाएगी और संबंध अर्थार हो जाएगी और जमारो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हूँ गोरी की प्यूरी पूछी जा चुकी है, जमारो भी पूछी जा चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, इसी प्रकार नथमल जोशी के कहानी संग्रह प्रणयोडी कंवारी तथा उपन्यास आबे पटकी, धोरारी धोरी, एक बीननी दो बीन भी बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नथमल जोशी के द्वारा एक बीननी दो बीन, धोरारी धोरी, आबे पटकी लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा प्रणयोडी कंवारी भी है। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वरम दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवर दैया आदि प्रमुख है। ठीक है, साहित्यिक पत्रकारिता भी है दोस्तों। राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्यिक लघु व
अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को ही गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया है। बीकानेर की वातायन हरीश बादानी, अजमेर की लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की ओर विजेंद्र, कांकरोली की संबोधन कांवर मेवाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों बीकानेर की वातायन जो है ये पत्रिका है, ये किसके द्वारा? हरीश बादानी के द्वारा निकाली गई। अजमेर की लहर पत्रिका है, ये प्रकाश जैन के द्वारा निकाली गई। भरतपुर की ओर विजेंद्र के द्वारा निकाली गई। तो इस तरीके से अलवर की कविता ये भागीरथ भार्गव की हो जाएगी दोस्तों। उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज, मधु माधवी नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। तो मधुमती किसकी हो जाएगी दोस्तों? मधुमती आपकी राजस्थान साहित्य अकादमी की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्यप्रकाश जोशी की हरावल। तो सत्यप्रकाश जोशी की कौन सी हो जाएगी दोस्तों? हरावल हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किशोर कल्पनाकांत की ओलियो हो जाएगी। कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख है। ठीक है, उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य की संक्षिप्त परिचय भर है। सच्चाई यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मधुमती ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको जागती ज्योत जो है ये भी ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जागती ज्योत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा हरावल भी आपको ध्यान रखनी है। हरावल किसकी हो जाएगी दोस्तों? ये सत्यप्रकाश जोशी की हो जाएगी। ठीक है, ओलियो जो है ये आपकी किशोर कल्पनाकांत की हो जाएगी और मरुवाणी कवि चंद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो ये विजयदान देता की है, 14 खंडों में विभक्त है। ठीक है, आगे देखिए, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रासो कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर अति लघुरात्मक प्रश्न है दोस्तों, तो इनको आप एक बार देख लेना। ये हमने सब पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, तो इनका आंसर आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।